हेलो बच्चों, दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम। एंड आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। ऑक्सीजन फैमिली हमने स्टार्ट किया था, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ हमने कवर कर ली थी। आज हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, मैंने आपको लास्ट 2 क्लासेस से बोला हुआ है कि मैं आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी नाइट्रोजन फैमिली के। बट हर बार यही होता है बेटा, ऐसा लगता है कि थोड़ा टॉपिक कवर हो जाए, क्योंकि कमिंग संडे जो टेस्ट है उसमें मैंने आपको 2 फैमिलीज दी हैं, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस आपसे बन पाए उतने आप करना। नाइट्रोजन फैमिली हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली हो सकता है कुछ पोर्शन इसका लास्ट का रह जाए, कोई बात नहीं, आप अच्छे से पढ़कर आना नाइट्रोजन फैमिली। और जितना हम ऑक्सीजन फैमिली कवर कर रहे हैं उतना पढ़ के देना बेटा। ये जो प्रैक्टिस टेस्ट होता है, हम इसे प्रैक्टिस टेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम प्रैक्टिस करते हैं कि हमारा क्लास में परफॉर्मेंस चल क्या रहा है, हमारा क्लास में कितना फोकस है, कितना हम रिवीजन कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। इसलिए मैंने ये 2 फैमिलीज दिए थे। टारगेट यही था कि इस वीक में ये फैमिली पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कल क्लास नहीं लेंगे मोस्ट प्रोबेबली। कल आप अच्छे से जितना मैंने पढ़ाया ना उतना रिवाइज करके टेस्ट दे के आना। और कल आपके जो टेस्ट प्लानर है, आपको तो पता ही होगा, फिजिकल केमिस्ट्री के भी कुछ चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें भी अच्छे से रिवाइज करके जाना बेटा। कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है जब मार्क्स अच्छे आते हैं। बस इतना ध्यान रखा करो, टेस्ट मिस मत करना अगर मेरे बच्चे हो तो। मतलब मैं हमेशा एक ही चीज एक्सपेक्ट करती हूँ बच्चों से, टेस्ट मिस मत करो। बाकी क्लास तो मिस करनी ही नहीं है, लेकिन टेस्ट मिस करने के जो छोटे छोटे रीजंस होते हैं ना, कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं या मार्क्स कम आते हैं तो घर वाले पूछते हैं, या कम कंपटीशन बढ़ता है या कम हो जाता है, वो सब फिजूल की बातें हैं बेटा। टेस्ट जरूर देना चाहिए। टेस्ट में जितना अच्छा परफॉर्म करोगे, हर बार कुछ ना कुछ सीख कर ही जाओगे, हर बार कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो फॉरएवर के लिए याद हो जाएगा। क्लियर बेटा, इसलिए टेस्ट स्किप मत करना। आज की कार्यवाही शुरू की जाए। लास्ट क्लास में हमने ऑक्सीजन फैमिली कवर स्टार्ट कर दिया था, तो जल्दी से पहले देख लेते हैं किसी स्टूडेंट का कोई जेन्युइन डाउट ना हो, क्योंकि कल हमने कंसेप्ट्स नए पढ़े थे। नए क्या पढ़े थे? कल तो लगभग हमने पीरियोडिक टेबल ही रिवाइज किया था, राइट? क्योंकि हमने ऑक्सीजन फैमिली में कल जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ी वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लियर बेटा? यस मैम, प्लीज जो होमवर्क देते हो उसको भी नोट्स में लिखवा दिया करो नेक्स्ट लेक्चर में। क्या होमवर्क दिया था मैंने जो हमने डिस्कस नहीं किया बेटा? अगर ऐसा कोई भी टॉपिक है, हमेशा बोलूंगी बेटा, मेरे माइंड से स्किप हो सकता है क्योंकि और भी बैचेस होते हैं, लेकिन आप रिकॉल करा दिया करो अगर कोई भी चीज स्किप हो जाती है, क्योंकि ये मेरा भी मानना है कि जो भी होमवर्क मैं आपको दूं वो मैं क्लास में डिस्कस करूं ही करूं। तो इफ कुछ रह जाता है तो आप इन्फॉर्म कर दिया करो, ठीक है? अभी बेटा सौरभ मंडल, नाइस। कौशिकी सी गेमर, मैम आप सैटरडे को क्लास ले लो। बेटा वही मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, संडे आपका टेस्ट है। व्हाट आई वांट, अच्छे से रिवाइज करके टेस्ट दो यार। जितना पढ़ रखा है, माना दोनों फैमिलीज आ रही हैं, लेकिन जितना पढ़ा है ना, मेरे को 110% चांसेस है कि आपके सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए, क्योंकि बेसिक्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग टेस्ट दो एकदम अच्छे से संडे को। एक भी बच्चा अगर टेस्ट स्किप कर रहा है ना, तो ये मानकर चलना कि मेरी तो उसके लिए ब्लेसिंग कम हो रही है, क्योंकि बेटा टेस्ट हमारा रियल एनालिसिस करता है, चाहे पेपर टफ हो या इजी हो। टेस्ट छोड़ना किसी को नहीं है, जितना क्लास में पढ़ा है उतना अच्छे से रिवाइज करके टेस्ट जरूर देना है। ठीक है बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस वैष्णवी बेटा, नोट्स पूरे लिखना बहुत जरूरी है। मैम मॉड्यूल के क्वेश्चन बहुत आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं। घबराओ ना वैष्णवी, मैं आपको इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगी, मैं आप सभी को इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगी। मैं इतने प्रैक्टिस सेशन आपको करवा दूंगी। मैंने कहा ना बेटा कि अभी ग्रुप 15-16 होते ही मुझे क्वेश्चन राउंड रखना है। पहले मुझे लग रहा था कि सैटरडे को मैं 2 क्लास ले लूं, बट अगर मैं सैटरडे को भी 2 क्लास लूंगी और भी टीचर्स की क्लास होंगी, तो संडे को क्या पढ़ के टेस्ट दोगे? तो संडे हो भी जाएगा ना आपका टेस्ट, उसके बाद भी मैं आपको ग्रुप 15-16 के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, हो सकता है मैं लाइव सेशन ले लूं, तो अभी वाला टेस्ट आपको देना जरूर है, लेकिन मैं पक्का आपको इस पे प्रैक्टिस करवाऊंगी। डोंट वरी अबाउट दिस।
मैम आपका पता नहीं, मेरी फैमिली में आपकी इतनी अच्छी इमेज है कि मेरे मम्मी पापा को लगता है कि मेरी छोटी बहन आपकी जैसी बने, इवन मुझे भी लगता है मैम। पीयूष, ये कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब कुछ चीजें होती है ना, मतलब थैंक यू सो मच बेटा, एंड थैंक यू सो मच टू योर मम्मी पापा। थैंक यू बेटा। मैम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सौविक ली का डाउट है। नाइट्रोजन फैमिली के लिए डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है और बाकियों के लिए डिक्रीज करता है, क्यों? देखो बेटा, नाइट्रोजन फैमिली जो है उसका हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं होती है सेकंड के पास, तो डी ऑर्बिटल ही नहीं होता। नीचे जाते जाते क्या हो रहा है बेटा, इनर्ट पे इफेक्ट हमें ऑब्जर्व हो रहा है, उसकी हेल्प से डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। सानिया, मैम ऑक्सीजन एक एनायन है और एनायन का साइज बड़ा है, उस पर चार्ज कम होना चाहिए, तभी उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होनी चाहिए, पर ऑक्सीजन का साइज तो छोटा है, फिर उसकी पोलराइजिंग पावर हाई क्यों है? बेटा पोलराइजिंग पावर क्या होती है? बेटा पोलराइजिंग पावर, ध्यान से समझना बेटा, पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय साइज। क्या बेटा? पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज बाय साइज के, ठीक है। अब ऑक्सीजन का साइज अपनी फैमिली में सबसे छोटा है, तो साइज सबसे छोटा तो पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा। वहीं पे चार्ज कैसे उस पे ज्यादा होता है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो चार्ज तो लगभग सब पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन गेन ही करेगा। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर। चार्ज मेंशन नहीं है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, बस चार्ज ज्यादा होना चाहिए, ठीक है बच्चे। सानिया, हाँ बिल्कुल, ऑक्सीजन एक एनायन है, साइज बड़ा है, उस पर साइज बड़ा कहाँ है बेटा? साइज बड़ा है तो उस पर बेटा वो जो प्रॉपर्टी आप बोल रहे हो वो पोलराइजिबिलिटी होती है। क्या होती है बेटा? पोलराइजिबिलिटी। और पोलराइजिबिलिटी प्रॉपर्टी डिफाइन की जाती है एनायन के लिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन एटम की पोलराइजिंग पावर की, यानी कि किसी भी को भी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी किसी भी एनायन को, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट एकदम सही है कि मैम ये तो O-2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम मानकर क्या चल रहे हैं, जब ये हमारे लिए एक कैटायन की तरह बिहेव करेगा, जब हम इसकी पोलराइजिंग पावर की बात कर रहे हैं। गुड क्वेश्चन सानिया। मैम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंपैरिजन बिटवीन ऑक्सीजन फैमिली एंड फ्लोरीन फैमिली समझ नहीं आया, थोड़ा सा मैं लिखवा देती हूँ बेटा। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ऑक्सीजन। अगर आपको दोनों का कंपैरिजन करना हो तो दैट इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ बोथ द फैमिलीज। क्लियर हो गया बेटा? दोनों फैमिली का कंपेयर कर दिया है, तो ये सब नेगेटिव ही शो करते हैं, इनमें से कोई भी पॉजिटिव शो नहीं करता, ठीक है बच्चे। थैंक यू अंजलि। मुख्तर मोहम्मद सॉरी, पी ब्लॉक में कॉन्फिडेंस लेवल 0। बेटा ऐसा क्यों? आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, क्या रीजन है बेटा? मुख्तर मोहम्मद, जब मैं लाइव क्लास लूँ ना, व्हाट आई वांट कि आप रिवीजन करके आना, हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि पी ब्लॉक एलिमेंट अगर कंसेप्चुअल भी है या रट्टा भी है, बट वो रिक्वायर्ड है। और ये मैंने पहले ही बोला है, अगर आप सब्जेक्ट की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, सब्जेक्ट आपके रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर आप सच में चाहते हो कि आपको वो सब्जेक्ट समझ में आए, तो आप उसको समझने की कोशिश करो, टाइम आपको देना पड़ेगा बेटा। इनऑर्गेनिक अभी भी बोल रही हूँ, अगर सीधे ये फैमिली पढ़ने आ गए हो, कुछ समझ नहीं आएगा। फ्रॉम वेरी फर्स्ट क्लास, जिस दिन मैंने पी ब्लॉक एलिमेंट शुरू किया था, पहले ग्रुप 13 पढ़ो, 14 पढ़ो, क्योंकि बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो हर फैमिली में रिपीट हो रही हैं। हम रीजन बिल्कुल डिस्कस कर रहे, लेकिन जब हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा था पूरा डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। थैंक यू मानवी। प्रबल सिंह, मैम जो नीट टेस्ट सीरीज है पीडब्ल्यू की, उसमें केमिकल बॉन्डिंग का बहुत अजीब सा क्वेश्चन आ रहे हैं, जो नोट्स एंड एनसीईआरटी में नहीं है, उनका क्या करें? मैम प्लीज बता दीजिए। टेस्ट देकर लगता है कि सब हुए होंगे, बट फिर बहुत रॉन्ग निकलते हैं। बेटा जब आप टेस्ट देते हो और आपको लगता है कि सही हुए होंगे, यानी कि आपने किए हैं। आपने किए कैसे?
क्योंकि आपने उसको कभी ना कभी पढ़ा होगा, लेकिन आप कह रहे हो रॉन्ग निकलते हैं। आंसर गलत होने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है, मतलब आप तुक्का लगा रहे थे। बेटा तुक्का लगाने से काम नहीं चलेगा। हम उस सब्जेक्ट का, उस कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं जिसका हाईएस्ट मार्क्स 100% है। एम आई राइट? हम यहाँ पर गलत होने की रिस्क ले ही नहीं सकते। ठीक है बेटा, तो आप वो क्वेश्चन सेंड कर दो, जो भी आपको लगता है ना यार ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, क्वेश्चन फेंको यहाँ पे, हम डिस्कस करेंगे ना क्लास में। ठीक है, तो अगर इन केस हमारा रिवीजन भी हुआ ना बेटा, तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करवाऊंगी, क्योंकि कंटेंट आपके पास है, रिवीजन आपको करना है, हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी अप्रोच और कंटेंट दोनों क्लियर होता जाए। क्योंकि कंटेंट पढ़ तो लेते हैं, सेम ऐसे ही ऑर्गेनिक में होता है, पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्वेश्चन निकालने में कभी कभी ऐसा लगता है ना हो पा रहा। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन एक अलग ही आर्ट होता है, लेकिन उसके लिए नोट्स आपको ऑन द टिप्स होने चाहिए। ठीक है बेटा, मैम मेरे सारे दोस्त बोल रहे हैं इनऑर्गेनिक का एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, क्या हम आपके नोट्स पर ब्लाइंडली बिलीव कर सकते हैं? तनुश्री बहेरा, आप क्लास अटेंड करो, नोट्स पूरे कंप्लीट पढ़ो, जिस दिन चैप्टर कंप्लीट हो एनसीईआरटी रीड आउट कर लेना। कुछ समझ ना आए एज इट इज पेज नंबर बोल देना, मैम ये पेज नंबर समझा दो, हम यहीं पर हैं। ठीक है बेटा। Urea reacts with water to form A, which will decompose to form B when passed through Cu2 plus deep blue color solution C is formed. What is the formula of C? अभिषेक सिंह बेटा, गुड क्वेश्चन। आपने यहाँ पे यूरिया की रिएक्शन वाटर के साथ कराई, यहाँ पे एक कंपाउंड बना है, ये सेम रिएक्शन हमने पढ़ी है, ये सेम रिएक्शन हमने पढ़ी है, वाटर की रिएक्शन करवाएंगे यूरिया के साथ, वहां से एक कंपाउंड बनेगा और Cu+2 के साथ वो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। रिकॉल करो बेटा, कोऑर्डिनेशन में भी ये रिएक्शन आई थी, तो एक बार पढ़ना बेटा, नहीं आएगा तो कल मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी। अलविया अनवर, मैम ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस के फॉर्मूला एंड कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न करने पड़ेंगे क्या? ये समझ लाइव है तो एग्जाम में स्ट्रक्चर बना के निकाल लेंगे। बिल्कुल बेटा, रटने की जरूरत नहीं है, अगर एग्जाम में उस रिलेटेड कुछ भी आता है तो आपको अपनी स्ट्रक्चर बनानी है। ठीक है, और स्ट्रक्चर बना के जो भी पूछा उसका आंसर करना है। मेरा डाउट अब भी नहीं जा रहा, व्हाट इज दिस? लक्षिता तिवारी, बेटा आपका स्टेटमेंट तो आ रहा है, डाउट क्यों नहीं आ रहा है? लिख के भेज दो बेटा। ठीक है। बैच कोऑर्डिनेटर प्लीज चेक, ये ग्लिच क्यों हो रही है? कम के कमेंट सबमिट नहीं हो रहे हैं, आलतू फालतू सब कमेंट सबमिट हो रहे हैं, फिर डिलीट भी नहीं हो रहा है। लक्षिता ऐसा, चलो ठीक है मैं बात करूंगी एक बार। नम्रता गोचर, मैम पता नहीं जब चैप्टर 12th में पढ़ा था तो रिएक्शंस याद नहीं होती थी, पर अब पढ़ा है तो नोट्स लिखने पर यूं ही याद हो जा रही हैं रिएक्शंस। बहुत मजा आया इनऑर्गेनिक पढ़ने में, रियली यू आर अमेजिंग मैम, क्वीन ऑफ केमिस्ट्री, लवली डॉली मैम, यू लवली। नम्रता गोचर, ऐसे ही बच्चे होते हैं बेटा जो बहुत मेहनत करते हैं, आपने बस अपनी कॉन्सेंट्रेशन और फोकस को बढ़ाया है। ठीक है बेटा, और आगे भी बहुत अच्छा होगा, पॉजिटिव रहना है बस। ठीक है, कि हमें करना है, हमें चीजों से भागना नहीं है। ठीक है नम्रता, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चे। कप्पा भैया, ऑटो रेडियोग्राफी में डीएनए यूज करेंगे तो डीएनए से फिर से कैसे बाइंड कर सकता है डीएनए आरएनए? ऑटो रेडियोग्राफी में सैंपल जीन भी तो आ जाएंगे। कप्पा भैया, आपने शायद गलत लाइन में कांटेक्ट किया है, ये केमिस्ट्री का सेशन था जहां आप बायो के डाउट्स भेज रहे हो, और मेरे पास तो बायो थी भी नहीं। ठीक है मैम, आई एग्री, ये चैप्टर कुछ ज्यादा लंबा है, लेकिन आई स्वेयर आपके पढ़ाने के बाद चैप्टर हलवा लग रहा है। थैंक यू देवाशीष, बिल्कुल मस्त होके पढ़ो बेटा, वेरी गुड। योगेश, मैम आपने पिछले क्लास में लिमिटेड अमाउंट ऑफ P4 से P4O6 फॉर्म किया था, आज आगे क्या बेटा? आगे मैम प्लीज टेस्ट में प्रीवियस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स को भी ऐड कर दीजिए, बिकॉज मैम मैं रिवाइज कर रही हूँ, पर आई एम नॉट एबल टू एनालाइज कि कितना ब्रेन में स्टोर हो रहा है। ठीक है प्रियांशी, होगा ना बेटा, अभी फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा है, फिर ऑर्गेनिक का ही रिवीजन होगा। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। मैम मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस क्या है? बेटा मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई भी एलिमेंट जो सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है उसे कहते हैं मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। वो दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखती है हम उसे कहते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट।
ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कल भी मैंने क्लियर किया था, फिर भी कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं बेटा। कोई भी एलिमेंट है, मान लो ऑक्सीजन है, कल ऑक्सीजन की बात हो रही थी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, क्लियर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हुए, तो +6 क्या है बेटा इसकी, ये इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालना है तो क्या करोगे, जो भी वैलेंसी होगी, जो भी वैलेंसी होगी उसे माइनस चार्ज के साथ रिप्रेजेंट करोगे। अगर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कितनी होगी, 8 - 6 2, तो -2 इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अगर निकालना है बेटा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे बेटा, यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो गए, ये इनर्ट हो गए, ये वाले नहीं बेटा, NH2 NP4 वाले, वो इनर्ट हो गए, तो बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो +4 इसके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लियर बच्चे, पूरे केमिस्ट्री का चैप्टर एक साइड और अकेला पी ब्लॉक एक साइड। थैंक यू मैम, यू रियली टीचर्स रियली इन सिस्टमैटिक वे। थैंक यू पायल, थैंक यू बच्चे। मैम एक बार डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट बता दीजिएगा, रिलेटेड विद व्हाई ऑक्सीजन शोज मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4। ठीक है बेटा, अभी बता देते हैं। कोवेलेंसी इज ऑल अबाउट कोई भी एटम जितने भी बॉन्ड बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकते हैं, वो उसकी कोवेलेंसी है। वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी, कोवेलेंसी अगर वो कंबाइन कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्म में हुआ है, तो जितने भी बॉन्ड कोई भी एक एटम बना रहा है किसी के भी साथ, अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड है तो वो उसकी कोवेलेंसी है। ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑल अबाउट कि उस एटम पे चार्ज कितना प्रेजेंट है, उसी वैलेंसी को चार्ज के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, स्वप्नदीप मोहांटी मैम आज का लेक्चर मजा आ गया, थैंक यू बच्चे, आपका कमेंट पढ़ के मुझे मजा आ गया। कौशिकी सी गेमर मैम आप सैटरडे को क्लास लेंगी ना, नहीं बच्चे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बता दिया इस बारे में। उम्मीद सीरीज पढ़ना चाहिए, बोलिए। बेटा मेरा एक कहना है मुदासिर, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि हम क्या करें, बट मेरा पता हमेशा ये मानना है, कुछ बच्चे पूछते हैं मैम इधर भी पढ़ लें उधर भी पढ़ लें, बेटा ज्यादा के पीछे मत भागो। अगर कोई टॉपिक ऐसा है कि आपने पढ़ा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आता है, गो थ्रू होने का मन है, यू कैन फॉलो उम्मीद सीरीज। लेकिन अगर सिस्टमैटिकली अगर पाथ पे चल रहे हो, लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, उसको छोड़कर अगर किसी और को पकड़ोगे तो आप किसी के साथ भी ऑनेस्ट नहीं रह पाओगे और अपने साथ सबसे ज्यादा गलत करोगे। तो अगर आपका बिल्कुल पाथ सही चल रहा है एंड यू हैव टाइम, अगर फिर भी टाइम है देन यू कैन फॉलो। ठीक है बच्चे, चलो बच्चों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरा डाटा ही खत्म हो गया, 20 मिनट लाओ और लेक्चर का आपका, और कल डाटा के लिए वेट करना पड़ेगा। धन्यवाद प्यारी मैडम जी, आप बहुत अच्छा सिखाती है। आई थिंक कल वाला क्लास सबको एकदम क्लियर हो गया। मैम मेरा एक डाउट है कि आपने बताया था नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी डिक्रीज होती है, लेकिन आपने नाइट्रोजन फैमिली में इंक्रीज हुआ। बेटा देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, कल मैंने इसलिए कंसेप्ट समझाया था ताकि एक्सेप्शन याद करना इजी हो जाए, इसलिए कल कंसेप्ट समझाया था। आप बच्चों कंसेप्ट पे फोकस करो एक बार, ठीक है। हाँ, और आपने RbO2 में O पर -1/2 की जगह +1/2 कर दिया है। करेक्ट करते हैं बेटा, करेक्ट करते हैं इसे, -1/2 ही आएगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैम बोरोन का होमवर्क भी करा दो। मैंने बोरोन में क्या होमवर्क दिया था बेटा, मुझे याद नहीं आ रहा, आप एक बार लिख देना बेटा, कोई भी एक स्टूडेंट, सारे मत लिखना, मैं करवा दूंगी। मैम आज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का गर्दा गर्दा कर दिया, पहले से भी बहुत अच्छे से समझ आ गया। थैंक यू देवाशीष, थैंक यू बच्चों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो मैम कोऑर्डिनेटर भैया ऐसा ना करो, मासूम बच्चों के साथ कमेंट जा नहीं रहा, डाउट कैसे पूछेंगे हम सब, हम बात कर लेंगे, चिंता ना करो, ठीक है। चलो आई थिंक डाउट्स आर क्लियर। सिद्धांत शर्मा मैम आपने फॉस्फीन क्यों नहीं कराया, हमारे करने में और आपके पढ़ाने में बहुत डिफरेंस है, आपके पढ़ाने से पॉइंट हो जाते हैं। ठीक है बेटा करा देंगे, चिंता ना करो। शुभा मुक्ति जी ना बेटा इतना परेशान नहीं होते।
एंड अंशरा सैफ। बच्चे परेशान होने की जरूरत नहीं है, रिएक्शंस याद लिख लिख कर ही होंगी, और वो लिखनी पड़ेंगी बेटा, लिखनी पड़ेंगी। थैंक यू साक्षी रॉटेल। मैम वेटिंग फॉर पीवाईक्यू ऑफ दिस चैप्टर। तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता जब तक क्लास में पीवाईक्यू नहीं होता। सब करेंगे, और पीवाईक्यू से पहले भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ये प्रॉमिस है डॉली मैम का आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग फिर से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है बेटा, और आप लोग फॉलो कर रहे हो, सारी बातें मान रहे हो, तो मैं बिल्कुल कराऊंगी बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, और आपके नीट के पेपर में एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आएगा, चिंता मत करना। मैम अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 जो +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, उसमें एलिमेंट सल्फर सेलेनियम टेल्यूमिनियम होगा या सल्फर और टेल्यूनियम होगा? स्लाइड में 2 बार सल्फर लिखा है बेटा, सल्फर सेलेनियम है वो, ठीक है। मैम ऐसे तो आर्गन का 18 इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, तो उसका और भी ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होना चाहिए, बट बेटा आर्गन का साइज भी तो बढ़ रहा है, ठीक है, साइज भी तो बढ़ रहा है, और इनर शेल इलेक्ट्रॉन भी तो कंपैरेटिवली दूर है ना। इनर शेल इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्लोज किसके होंगे, सेकंड शेल के या थर्ड शेल के? सेकंड के, ठीक है। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो, इनऑर्गेनिक बहुत ओके अमन खान, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बच्चों। इदुल ब्लैक वाला मोस्ट स्टेबल होता है, रीजन एलोट्रोप टेम्परेचर, ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़े आगे। थैंक यू नम्रता, थैंक यू बच्चे, नाइस नाइस नाइस, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मजा आ गया। चलो आज की क्लास को हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। यस, आज का जो हमारा टारगेट है, अगेन बेटा जहां रिक्वायर्ड है कंसेप्ट वहां पर हम वहीं पे रुक जाएंगे, और जब तक समझ नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ेंगे। आपके सारे डाउट्स मैं क्लास में लूंगी। फिर भी पी ब्लॉक में कोई आपको ऐसा टॉपिक लगता है, मान लो आप पढ़ो पर उसे, जैसे कि किसी बच्चे ने मुझसे मैसेज किया इंस्टाग्राम पे कि मैम बनाना बॉन्ड समझ नहीं आया, मैंने उसको एक ही चीज बोली कि बेटा एक बार मेरे कहने पर लेक्चर को इतनी शिद्दत से सुन कि तुझे अभी किसी और को पढ़ाना है, तुझे अब ये सेम चीज किसी और को पढ़ानी है, तो मेरा एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनना और मुझे एक बार समझाना। तो ही सेड ओके मैम। मैंने कहा अगर फिर नहीं समझ आया मैं क्लास में फिर पढ़ाऊंगी। एंड लिटरली शाम को उस बच्चे का रिप्लाई आता है कि मैम गर्दा गर्दा हो गया, विजुअलाइजेशन के साथ समझ में आया। तो चीजें समझ में आएंगी। पता है बेटा लैक हम कहाँ कर जाते हैं, फोकस। एक बात बताओ, आपके सामने एक मूवी चल रही है, मान लो RRR, मैंने नहीं देखी RRR है, या कोई भी मूवी चल रही है जो बहुत फेमस सी मूवी है, एक हाइक क्रिएट हो जाता है, क्या मूवी बहुत अच्छी है, थिएटर में जाके देखना, मूवी बहुत अच्छी है, थिएटर में जाके देखना, मूवी बहुत अच्छी है, ठीक है गए, वहां मूवी चल रही थी और हम क्या करने लगे, चैटिंग करने लग गए किसी के साथ, या हम बातें करने लग गए, तो क्या मूवी की स्टोरी हमारे लिए रुकेगी? नहीं रुकेगी। फिर क्या हम बाहर आके किसी को मूवी की स्टोरी बता सकते हैं? नहीं बता सकते। देन व्हाट इज द डिफरेंस? दैट इज क्लास। जब 1.5 घंटे की एक मूवी चलती है, मानकर चलो कि एक कहानी चल रही है, एक जना समझा रहा है, उस स्टोरी को ध्यान से सुनो, वो डायरेक्टर है तुम्हारी लाइफ का, उसको फॉलो करो, और उसके बाद उसको इस तरीके से पढ़ो कि यार ये स्टोरी मुझे भी किसी और को सुनानी है, चाहे वो रिएक्शन क्यों ना हो, रटनी क्यों ना पड़े, कैरेक्टर के नाम भी याद रखते हो, दीपिका पादुकोण या किसी भी एक्ट्रेस का नाम याद रखते हो ना, तो बस इतना ही सिंपल है सब्जेक्ट। डिफरेंस क्या है? मूवी में इंटरेस्ट है, सस्पेंस होगा, इधर भी सस्पेंस होगा। कितना इंटरेस्टिंग था बनाना बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। अब तक मतलब जिन्होंने फर्स्ट टाइम ध्यान से समझा होगा उनको बड़ा मजा आया होगा, जिन्होंने अब भी नहीं समझा होगा उन्हें भी लगता होगा यार क्या यार ये इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्या यार ये इंडक्टिव इफेक्ट। समझ में आ जाए ना बेटा, बड़ा मजा आता है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी चीज टफ तब तक है जब तक हमने उसे पढ़ा नहीं है। एक डेफिनेशन इनर्ट पेयर इफेक्ट जिसे हमने पहली क्लास ऑफ पी ब्लॉक में पढ़ा है, एक क्लास मुझे ऐसी बता दो जिस क्लास में मैंने इनर्ट पेयर इफेक्ट का नाम ना लिया हो। हर क्लास में आ जाता है, लेकिन हमें एवेंजर्स का फर्स्ट ही सीजन नहीं देखा तो सेकंड क्या समझ आएगा, मनी हाइस्ट का फर्स्ट सीजन नहीं देखा लास्ट क्या समझ में आएगा। तो वही वाला सीन हो जाता है बेटा, फिर लगने लगती है इनऑर्गेनिक प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह कि यार सब ऊपर से जा रहा है। अगेन हमारा आज भी आपसे वार्तालाप करने में थोड़ा समय गया, लेकिन बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है यार। तुम लोग थोड़ा सा भी अपसेट होते हो ना, मैं अपसेट हो जाती हूँ, और तुम लोग इतना खुश होकर कमेंट्स करते हो ना, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा हो जाता है यार इन बच्चों को अब ऐसा क्या करा दूं कि इनका मतलब नीट मतलब ऐसा हो जाए कि ये खुश हो जाए एकदम।
तो बेटा हमारे भी एफर्ट्स नहीं रुकते हैं, तो दैट आई वांट कि तुम्हारे भी एफर्ट्स ना रुकें। परेशान होने की जरूरत है ही नहीं है, सभी टीचर्स आपके साथ हैं। यू सी, आपका फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन चल रहा है, क्यों घबराना। इनऑर्गेनिक चल रही है, नहीं समझ आता राइट डाउन, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी ना, ठीक है। तो कल भी जो भी क्लास होगी मंडे होगी, अब तक जितना हुआ है अच्छे से पढ़ के टेस्ट देना। टेस्ट स्किप किया तो बात मत करना मुझसे, बात मत करना से मेरा मतलब है कि बस मैं नाराज हो जाऊंगी तुम लोगों से, फिर मैं आऊंगी पढ़ाऊंगी और ये आधा घंटा जो मैं डाउट लेती हूँ बात करती हूँ नहीं करूंगी। टेस्ट सब देंगे, जितना पढ़ा जितना समझा जितना आया, 2 टेस्ट, रिवीजन भी होगा यार, पुराना भी रिवाइज होगा। मार्क्स को लेकर परेशान मत होना, बट एनालिसिस करना कि अब भी ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो हमसे नहीं हो पा रहा, ठीक है। रेस्ट चीजें चलती रहेंगी। ग्रुप 16 नेक्स्ट क्लास में खत्म होगा, तो वो मंडे होगी, कोई बात नहीं, मंडे ट्यूसडे जब भी खत्म हो उसके बाद एक प्रैक्टिस सेशन होगा क्वेश्चंस का, जिसमें मैं रीजनिंग भी कराऊंगी, मतलब सब्जेक्टिव भी कराऊंगी, ताकि कंसेप्ट और अच्छे से खुले। आपने पढ़ तो लिया, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करें। मान लो पेपर एप्लीकेशन बेस्ड आ गया, तो हम रिलेट करना, अप्रोच कैसे सीखें, वो सब मैं कराऊंगी। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, मस्त होके पढ़ो यार, तुम सब बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, डिमोटिवेट मत हो यार। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम जब आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, ठीक है। टीचर्स आप पे बिलीव करते हैं, पेरेंट्स आप पे बिलीव करते हैं, बट इस टाइम को वेस्ट मत जाने दो। कुछ बच्चे जो बिल्कुल ट्रैक पे चल रहे थे, अभी आते आते क्लास छोड़ने लग जाते हैं, टेस्ट छोड़ने लग जाते हैं, वो सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप अंत तक अभी तक हमारे साथ हो तो मानकर चलना कि आपको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। थिंग्स विल टेक टाइम, लेकिन अगर आप सीरियस हो अपने एम को लेकर, टारगेट को लेकर, देन नो वन कैन स्टॉप यू, नो वन, आप अनस्टॉपेबल हो, ठीक है। तो बस मस्त हो के मेरे प्यारे बच्चों पढ़ते रहो, ठीक है। कॉन्फिडेंस, अब पी ब्लॉक अब 10वां लेक्चर है आज, ठीक है, 10वां। तो एक मान लो सीजन चल रहा है, पी ब्लॉक का सीजन चल रहा है, क्या घबराने की जरूरत है। फर्स्ट सीजन में हमने कंसेप्ट समझे, अच्छा ये कैरेक्टर है, ओ अब यहाँ पे ये भी आया वो भी आया, मैंने तो स्टोरी लाइन बता दी पूरी कि हर सीजन में क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद पहले 2 एलिमेंट के कुछ कंपाउंड्स पढ़ लेंगे, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। फिर कहाँ कंफ्यूजन, चैप्टर को छोटा करते जाओ, कंसाइज करते जाओ, ऑलरेडी टू द पॉइंट लिखवा रही हूँ, टू द पॉइंट समझा रही हूँ, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। कोई थ्योरी नहीं दे रही हूँ, जहां थ्योरी होगी अपने आप बोलूंगी कि बेटा यूजेस याद करने, ठीक है बच्चों। तो अभी जो भी होमवर्क रह जाता है, नहीं डिस्कस हो पाता, जस्ट राइट डाउन कि मैम इसको डिस्कस करा देना, कमेंट्स में सारे पढ़ ही रही हूँ, और नहीं डिस्कस हो पाए तो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने आपको प्रॉमिस किया है, आपका साथ मैं नहीं छोड़ूंगी जब तक आपका नीट का एग्जाम नहीं हो जाता, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है बच्चों। रिवीजन भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अभी 100% क्लास को फॉलो करो, ठीक है। बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ, और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे इसको बाद में देखना, साइड में देखो, पहले इधर मैं एक चीज समझाना चाह रही थी। ऑक्सीजन फैमिली, हाँ जी, कोई शक नहीं है ऑक्सीजन फैमिली के बारे में। ऑक्सीजन फैमिली में जो मेंबर्स हैं, अगर मैं उन्हें ई से डिनोट करूं, दैट इज ग्रुप 16। ग्रुप 16 की वैलेंसी कितनी होती है, 2। ये वैलेंसी 2 शो कर रहा है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है नहीं होती है। तो अगर हम इनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो ये किस टाइप के कंपाउंड बनाएंगे, तो ये उस टाइप के कंपाउंड बनाएंगे, लेकिन ये देखेंगे कि ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो अगर मैं बात करूं ऑक्साइड्स की, तो सबसे ज्यादा जो ऑक्साइड्स बनते हैं हमारे, वो कौन कौन से बनते हैं बेटा, सी। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है O3, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, क्लियर। नेक्स्ट, सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर, सल्फर ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन होता है तो अपनी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कंबाइन होता है। कल ही हमने डिस्कस किया था कि जो रेस्ट एलिमेंट है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, ठीक है, किया था, लेकिन ऑक्सीजन +6 नहीं करता। तो यहाँ पर ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, ये दोनों गैसेस हैं। वहीं पे सेलेनियम और टैलोरियम किसका फॉर्मेशन करता है, सॉलिड स्टेट में ये कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, उनका ये फॉर्मेशन करता है, ठीक है बेटा। तो ये हमने डिस्कस की थी
रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन की ऑक्सीजन के साथ ये कैसे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। अब इन्हीं कंपाउंड्स की मैं बात कर रही हूं जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। तो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रहा है बेटा, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज हो रहा है बिना किसी शक के। साइज जैसे जैसे इंक्रीज होता चला जाता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होता चला जाता है, जिसे वॉन्डरवॉल फोर्सेस कहते हैं। तो वो इंक्रीज होता चला जा रहा है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो अब कोई ये मत बोलना कि मैम आपने तो H2O, H2S, H2SE, H2TA उसमें तो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ले आए थे। तो एक्सेप्शन का रीजन था ना नालायक, कहाँ घबराने की जरूरत है। एक्सेप्शन का रीजन बताया था ना कि वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इसीलिए एक्सेप्शनली ऑक्सीजन फैमिली में हाइड्राइड्स में H2O का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हैं, तो अगर मैं बात करूं आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज, ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, तो वो कहां से कहां तक होगी बेटा, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6। यहां तक तो कोई शक नहीं है। अभी मैंने बताया था मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। अगर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट इससे इसके बीच में है, यानी कि वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देगा, वो दोनों की तरह एक्ट करेगा, मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करेगा और वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करेगा। तो ये जो हमारे प्यारे प्यारे ऑक्साइड्स हैं किसके, ऑक्सीजन फैमिली के, यहाँ पर ये सब के सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करते हैं। समझ आ रहा होगा। अब इसके डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, वैसे तो रिडॉक्स में पढ़ा हुआ है, लेकिन ये पॉइंट मैंने समझाया हुआ है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, साथ वाले को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए। तो अगर इस ओजोन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो इस केस में वो रिड्यूस होकर -2 में जा सकता है। अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो ये आगे जाके +2 में भी जा सकता है। तो बिल्कुल इट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बोले तो बेटा रिड्यूस करने की प्रॉपर्टी, यानी कि दूसरों को रिड्यूस करना, खुद ऑक्सीडाइज होना, यानी कि खुद मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप जाने पर, यानी कि SO2 से TeO2 की तरफ आने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब यहां पर मैं नहीं बोलूंगी, पर तुम्हें पता है रीजन क्या है, बहुत अच्छे से पता है, बताने की जरूरत है बेटा मुझे। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ आ रहा होगा बेटा, नहीं समझ आ रहा हो फिर भी मैं लिख के समझा देती हूँ। भाई इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP4। तो क्या होता है जी, डाउन द ग्रुप आने पर जब 5th से 6th पीरियड की तरफ आते हैं तो 4s में प्रेजेंट जो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं, जिसकी वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ ज्यादा अट्रैक्शन शो करते हैं। ज्यादा अट्रैक्शन शो करते हैं तो इनर्ट हो जाते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते तो डाउन द ग्रुप आने पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप आने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है, और +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर की जब बात करें इन ऑक्साइड्स की, तो यहां पर जो ऑक्साइड्स प्रेजेंट है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो यहां से यहां जब आएंगे तो अगर ये +4 में स्टेबल है तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, दूसरों को तो रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो, लेकिन जो स्टेबल है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होना चाहेगा नहीं। आई थिंक स्टेटमेंट समझ आ रहा होगा। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस फ्रॉम, डिक्रीज होती है बेटा कहां से कहां, SO2 से TeO2 की तरफ। नेक्स्ट बेटा TeO2 बिहेव एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बेटा, ये बिहेव करता है एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं बेटा, विच ऑक्सीडाइजेस अदर्स,
which oxidizes others and get reduced itself. खुद क्या होते हैं बेटा, रिड्यूस होते हैं। तो डाउन द ग्रुप आने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, तो वो एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो दीज ऑल आर द ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, जिनके बारे में हमने बात की कि ये किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नोट डाउन कर लेना बेटा। एक और चीज, एक बच्चे ने बोला कि मैं बार बार बोल रही हूँ, कुछ ही बच्चे हैं जो ऐसा बोलते हैं, मैम हम साथ साथ लिखना चाहते हैं आपके। बेटा अगर आप मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे होते हैं ऑफलाइन क्लासेस, जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए ना उन्हें बहुत अच्छे से ये चीज़ पता है। स्टोरी सी सुना रही हूँ छोटी सी, फिर से बात कर लेती हूँ थोड़ी सी। मैं जब पढ़ाती थी तो हमारा लेक्चर जब होता था मेरा, जब मैं लिखना शुरू करती थी ना बोर्ड पे, इधर से लेकर उधर तक जहाँ हम पढ़ाते थे, तो एक ग्रीन कलर का बोर्ड होता था और बाकी वॉल्स जो होती थी वुडन की होती थी, तो हम वुडन उसी पे पढ़ा लेते थे। कभी कभी बच्चों को दिख जाता था, बच्चे बड़े अच्छे होते थे, कंफर्टेबल जोन में पढ़ते थे, उन्हें पढ़ने से मतलब होता था। अब भी है कुछ बच्चे ऐसे। तो जब मैं पढ़ाती थी ना और अगर मैंने पीछे मुड़ के देखा और मुझे किसी के हाथ में भी पेन दिख जाता था ना, तो वो पेन अब मेरा होता था, मैं वो पेन वापस नहीं देती थी। पूछो क्यों? क्योंकि जब मैं पढ़ाती थी तो मुझे हाथ में पेन, मोबाइल बिल्कुल अलाउ नहीं था, बिल्कुल अलाउ नहीं था। क्यों बेटा? क्योंकि मैं चाहती थी 100% फोकस क्लास में हूँ। क्योंकि मैं जब पढ़ाती थी ना, जब पीछे मुड़ के देखती थी तो मैं कभी भी किसी को खड़े होकर पूछ लेती थी कि क्या कंसेप्ट मैंने समझाया। ठीक है, तो ऐसे फोकस बना रहता था। सेकेंड चीज, वहां तो मैं पेन ले ही लेती थी। तो मैं चाहे इनऑर्गेनिक पढ़ाऊं, चाहे फिजिकल पढ़ाऊं, चाहे ऑर्गेनिक पढ़ाऊं, मुझे बच्चों के हाथ में पेन पसंद नहीं है। जब मैं लिख रही हूं तब सिर्फ समझना है और सुनना है। इसलिए मैं कभी कभी हाईलाइट भी कर देती हूँ इस बात को कि मैं वीडियो पॉज कर लेना, अब लिख लेना, साथ साथ लिखोगे ना बेटा मात खाओगे। फिर जब मैं क्वेश्चन देती थी, तो जब मैं क्वेश्चन भी लिख रही होती तब भी किसी को अलाउ नहीं होता था। और क्वेश्चन लिखने के बाद मैं बोलती थी और टाइम स्टार्ट्स नाउ, जो सबसे पहले आंसर करता था मैं बोलती थी मैं उसको डेयरी मिल्क दूंगी। मैं हमेशा नहीं देती थी, लेकिन जितनी बार मेरे पास चॉकलेट्स आती थी मैं अपने बच्चों को देती थी। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि यार अभी मैं आपके सामने नहीं हूँ, बट मैं सेम एटीट्यूड आपका अभी भी चाहती हूँ कि जब मैं क्वेश्चन दूं, पुट आउट योर पेन एंड राइट डाउन द आंसर, जल्दी से आंसर करो। लेकिन जब पढ़ा रही हूँ तब पूरा 100% फोकस क्लास में रखो। अगर लग रहा है कि पूरा पढ़ने के बाद यार याद नहीं होगा, तो जब एक स्लाइड मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दी, देन पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन द होल नोट्स। साथ साथ नहीं, फिर प्ले करो, फिर कंटिन्यू करो, फिर स्लाइड पूरी समझा दी मैंने, फिर राइट डाउन द नोट्स। साथ साथ लिखना मैं कभी अलाउ नहीं करती। कुछ बच्चे सोचते हैं हम एनसीईआरटी आउटलाइन कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं यार, मैं फिर एनसीईआरटी खोल के बैठ जाती हूँ ना यहाँ पे। मैं क्यों इतना मतलब अपने नोट्स देकर डीटीपी ऑपरेटर के साथ बैठकर ये नोट्स बनवा रही हूँ। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैं आप लोगों के लिए बनवा कर लेकर आ रही हूँ। क्यों लेकर आ रही हूँ? ये मेरे कॉपी नोट्स हैं, तो मैं लिखवा कर इसलिए लेकर आती हूँ ताकि मैं एक्सप्लेनेशन ज्यादा आपको दे पाऊँ। तो उस चीज को वर्थ करो बेटा। जो नोट्स आपको मिल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझ में ना आए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सोचो क्लास अटेंड ना करें, नोट्स जेरोक्स करवा लेते हैं चलो मैम के, ठीक है? तो ऐसे भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं बेटा। आई थिंक वो पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि लिखना कैसे होता है, नोट्स कैसे बनाना होता है। साथ साथ बिल्कुल नहीं लिखना होता है, ये ध्यान रखना बेटा, क्योंकि कोई ना कोई बात मैं ऐसी बोल जाती हूँ जो आपको याद भी रखनी होती है, और वो याद रही तभी रहेगी बेटा जब 100% फोकस क्लास में होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा ट्रायोक्साइड्स के बारे में। ट्रायोक्साइड्स की अगर मैं बात करूं तो ट्रायोक्साइड्स भी हमारे पास है, दैट इज सेलेनियम, सल्फर एंड टेलुरियम, दे ऑल फॉर्म ट्रायोक्साइड। सबके सब ट्रायोक्साइड का भी फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल SiO3 का फॉर्मेशन करते हैं, SO3 का फॉर्मेशन करते हैं, और TeO3 का फॉर्मेशन भी करते हैं। जब हमारे पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब वो कंबाइन इस तरीके से होता है ऑक्साइड के साथ, तो वो फॉर्मेशन करता है। ठीक है बेटा, अब इस केस में ये ट्रायोक्साइड्स का भी फॉर्मेशन करते हैं। इनका कोवेलेंट कैरेक्टर कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, इनका कोवेलेंट कैरेक्टर कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। तो अब कुछ बच्चों को शक हो रहा होगा मैम ये करते कैसे हैं, और ऑक्सीजन क्यों नहीं बनाता ट्रायोक्साइड? तो हमने कल ही पढ़ा था बेटा, जो हमारे पास ये एलिमेंट्स होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? NH2 NP4। जब ये ग्राउंड स्टेट में होते हैं, अगर मैं इनको रिप्रेजेंट करूं तो ये रहा NH2 और ये रहा NP4। लेकिन जब मैं इसी को देखूं
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, डी के ऑर्बिटल्स में जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर डी के ऑर्बिटल में जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये एस, ये पी के 3, ये डी के 5। अब इस केस में यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज, यहाँ पर ये अनपेयर्ड हो गया, ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसके बेसिस पर ही हमने कहा था कि देखो यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4, तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। और यहीं पे अगर मैं बात करूं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट होकर इधर चला जाएगा। तो अरेंजमेंट कुछ ऐसा नजर आएगा कि ये रहा NS, ये रहा NP, इसके 3, और ये रहा हमारे पास ND, जिसके हमारे पास 5 है। और इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल्ड अप है बेटा, ये अब 1 हो गया, 1 2 3, और यहाँ पर ये आ गया 6। तो 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहा है। बट ऑक्सीजन तो नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। तो जब ये हमारे सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, इनके पास तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जब इनके पास ये 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये अपनी वैलेंसी, ये अपनी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी शो करेंगे, 6 शो करेंगे। ऑक्सीजन जो होता है उसकी 2 है, 2 3 रहेगी, ठीक है। तो अब इस केस में क्या कंपाउंड बनेगा बेटा, E2O6, सिंपल फॉर्म में क्या लिख सकती हूँ बेटा, EO3। तो इस तरीके से ये ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। कहीं सोच रहे हो आधे बच्चे, मैम ये 3 वैलेंसी कब शो कर रहे थे, ये फॉर्मूला कैसे हो सकता है। तो ट्राइऑक्साइड इस तरीके से बना। कल जो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट समझाया था वो यही तो था कि ये +2 +4 और +6 किस तरीके से शो करता है। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं मोर एसिडिक नेचर। इनका एसिडिक नेचर कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। एसिडिक नेचर कंपैरेटिवली ज्यादा इसीलिए होता है क्योंकि यहां पर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6, ऑक्सीडेशन स्टेट +6, ऑक्सीडेशन स्टेट +6। और हमने पढ़ा हुआ है, अच्छा याद आया बेटा, अच्छा याद आया। एक बच्चे ने मुझसे इंस्टाग्राम पे डाउट पूछा था, उसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, क्लास के लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी। एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं बता दूं, ठीक है। ये हमारा पेंडिंग है और फॉस्फीन भी पेंडिंग है, आज मैं इसको समझा दूंगी बेटा, क्योंकि बेटा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दिस इज द ओनली केस जहां पर एसिडिक नेचर ऑक्सीडेशन स्टेट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। उस कंसेप्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगी, बाकी सब जगह सेम ट्रेंड चल रहा है। वापस आ जाते हैं, सेंट्रल एटम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। भाई सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इसलिए ट्राइऑक्साइड्स का कंपैरेटिवली एसिडिक नेचर भी ज्यादा होता है। ओके बच्चों, कोवेलेंट कैरेक्टर समझ गए होंगे बेटा, फेजान्स रूल की वजह से समझ में आ गया होगा, बिकॉज कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन एंड पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। क्लियर बच्चों। टेंडेंसी टू फॉर्म, स्पेलिंग थोड़ा करेक्ट कर दें, टेंडेंसी। यूं तो अकेला भी अक्सर दिल के संभल, हाँ बेटा, टेंडेंसी टू फॉर्म EO3 समझ में आ गया बेटा। EO3 बन कैसे रहा है मैम, बिल्कुल समझ में आ गया। डिक्रीजेस, क्या होता है बेटा, टेंडेंसी जो होता है ट्राइऑक्साइड बनाने का वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ आ गया होगा। NS के 2 इलेक्ट्रॉन अगर इनर्ट हो जाएंगे तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, +6 तो शो ही नहीं करेगा, +6 शो ही नहीं करेगा तो क्या EO3 बनेगा, नहीं नहीं नहीं। क्लियर हो गया बेटा ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे ही पढ़ रहे हैं, तो ये जो हमने पढ़े ना ड्राई ऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड, उनमें से हम एक इंपॉर्टेंट ट्राइऑक्साइड पढ़ रहे हैं SO3, इंपॉर्टेंट ट्राइऑक्साइड पढ़ रहे हैं SO3। मैम इसी को क्यों पढ़ रहे हैं,
मैंने आपको पहले ही कहा था जो इंपॉर्टेंट है वही एनसीईआरटी में कंसीडर किया गया। क्या बाकी एलिमेंट कंपाउंड नहीं बनाते? सोचो अगर हर एलिमेंट का कंपाउंड हम पढ़ते तो पी ब्लॉक हमारे पास कितना बड़ा होता। ठीक है बेटा, यहाँ से इनकी स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आते हैं बेटा, अभी मैं समझाती हूँ। पानी पी लूं? इनकी ना स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है, देखना बेटा किस तरह का क्वेश्चन आता है। SO3 होल थ्राइस S3O9, ये एक तरीके से गामा को रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा गामा या गामा बीटा। गामा ये है बीटा। तो बेटा ये जो SO3 होता है ना, जैसे था ना अल्फा ब्लैक बीटा ब्लैक, उस तरीके से अल्फा SO3 बीटा SO3 ये भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कैसे एग्जिस्ट करते हैं? पहली बात SO3 की स्ट्रक्चर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हालांकि इस कंपाउंड को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, SO3 की स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़ी थी भाई? ये सल्फर है, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है जी, ये ऑक्सीजन है, इसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ऑक्सीजन है, इसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ऑक्सीजन है, इसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इस केस में क्या होता है, बॉन्ड बनाने का तरीका कुछ ऐसा हो, सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, इसने एक अपना अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, इसका 7 इलेक्ट्रॉन, इसके 7 इलेक्ट्रॉन, एक और किया, दोनों सराउंडेड हो गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। और मैंने क्या कहा था, ऑक्टेट का मतलब सराउंडेड बाय 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जैसे ही सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तब जन्म लेता है सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो SO3 में ना 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। क्या बेटा? 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर प्रेजेंट। ये मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था। लेकिन स्ट्रक्चर इसकी हमेशा देखने को कैसे मिलती है? स्ट्रक्चर हमेशा देखने को मिलती है इस प्रकार की। कोई बताएगा ऐसी क्यों देखने को मिलती है? पॉइंट लिखवाया था मैंने अलग से। क्या लिखवाया था बेटा अलग से पॉइंट? दैट इफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर कहाँ प्रेजेंट है? थर्ड पीरियड मेंबर के साथ, तो उस केस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल बॉन्ड से, और अगर सेकेंड पीरियड का होता तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते सिंगल बॉन्ड से। पर ध्यान रखना 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। तो अब अगर हमें बनाना है अल्फा SO3 और बीटा SO3, तो दोनों को बनाने की मैं ट्रिक बता रही हूं, आपस में रिलेशन कोई नहीं है, लेकिन बनाने का ट्रिक बता रही हूं। SO3, ठीक है, SO3 3 SO3 है, 3 SO3 है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? S3O9। स्ट्रक्चर बनानी है इसकी, एक SO3 की तो बना ली थी, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे बेटा? बताऊं क्या करो? 3 H2SO4 बना लो और तीनों के बीच में से H2O बाहर निकाल दो। देखो बेटा क्या बोल रही हूं मैं, समझना ध्यान से, कहीं कंफ्यूज हो जाओ मैं क्या बोल रहे हो आप। ये सल्फर डबल बॉन्ड O, 2 डबल बॉन्ड O होते हैं, OH OH, सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH OH, सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH OH। क्या करना है? बस पानी निकालना है यार, वाटर रिमूव कर दो। ये निकल गया यहाँ से वाटर, ये निकल गया यहाँ से वाटर, ये निकल गया यहाँ से वाटर। बताना बेटा क्या बन रहा है वो स्ट्रक्चर में यहीं पे बना के दिखा रही हूँ। और ये अल्फा SO3 का फॉर्मेशन हो गया, अल्फा या गामा SO3 का। ठीक है, ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो स्ट्रक्चर क्या दिखाई दे रही है? S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ठीक है जी, फिर एक ऑक्सीजन है जी, उसके बाद एक सल्फर है जी, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। उसके बाद एक ऑक्सीजन है जी, उसके बाद एक सल्फर है जी, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। उसके बाद एक ऑक्सीजन है जी, और उसके बाद ये स्ट्रक्चर है। देखो बच्चों ध्यान से, क्या यही स्ट्रक्चर होती है इसकी? बिल्कुल यही होती है। तो मैं तो बनाने का ट्रिक बता दिया आपको, देख लो। S3O9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा SO3। इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वहीं पे बीटा SO3 इसकी लीनियर चेन होती है, सिंपल, उधर भी हम पानी निकालते हैं,
ड्रॉ करके बता देते हैं उसको भी। देख लो बेटा, दोनों को बना के बता रही हूँ। तो हमारे पास क्या है बेटा, अरे सीधे SO3 SeO3 आ गया। SO3 का है, हाँ देखो बेटा SO3 ये, इसे हम बोलते हैं गामा SO3, और बीटा SO3 ये लीनियर है। डिफरेंस क्या है बेटा, ये वाला जो है हमारे पास ये साइक्लिक है, और ये वाला कैसा है बेटा, लीनियर है। ये आइसो स्ट्रक्चरल होता है CrO3 के साथ, क्रोमिक एसिड के जैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। चलो इसको ड्रॉ कर देते हैं। अब तो मैंने ट्रिक बता दिया, तो आप खुद भी बना सकते हो, लेकिन ये मैं ड्रॉ कर ही देती हूँ डायरेक्टली। अब तो क्या स्ट्रक्चर थी बेटा H3O9 की, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन S। यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कितने SOS बॉन्ड प्रेजेंट है, कितने SS बॉन्ड प्रेजेंट है, कितने SOS बॉन्ड प्रेजेंट है। डिपेंड करता है, आपको स्ट्रक्चर बनानी आती है तो आप किसी का भी आंसर कर सकते हो। तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लीनियर फॉर्म कैसी होती है, ये भी SO3N होता है। N की जगह अगर मैं 3 रख दूं, N की जगह 3 रख दूं तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा H3O9। ये साइक्लिक होता है, ये लीनियर होता है। इसको भी ड्रॉ कर देते हैं, ये लो, इसको भी ऐसे ड्रॉ करना है बेटा, इसको भी मैं ड्रॉ करके बताती हूँ आपको, ताकि ज्यादा, ये रफ में मैंने समझाया है, ये आपकी सहूलियत के लिए है। मन हो लिख सकते हो, ऐसा नहीं है लिखना मना है, ये तो मैंने रिकॉल कराया, केमिकल बॉन्डिंग का पॉइंट था, और मैंने ये बनाकर दिखाया कि ये स्ट्रक्चर याद कैसे रखनी है। ठीक है, साइक्लिक H3O9 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर इसको भी मैं एक बार ड्रॉ करके बता देती हूँ। ठीक है बेटा, तो ये H2SO4 S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH। तो पॉलीमर है जी, हाँ जी ठीक है। यहां से पानी निकाल दो भाई, यहां से पानी पानी निकाल दो बस। देखना जरा क्या बन रहा है बेटा, यहाँ पे देखना क्या बन रहा है, CS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। यहां से ये हाइड्रोजन भी तो जाएगा ही जाएगा, जाएगा ही जाएगा, आगे जाके ये भी पॉलीमर बनाएगा। यहाँ पर क्या आ गया, ऑक्सीजन, फिर S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया, S3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे जाके पॉलीमर बनाएगा। तो ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई, आप खुद बना सकते हो। सी ये होता है हमारे पास लीनियर, जिसे हम कहते हैं आइसोस्ट्रक्चरल विद क्रोमिक एसिड, क्योंकि क्रोमिक एसिड की स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। क्लियर बेटा, तो इसकी स्ट्रक्चर आप खुद भी बना सकते हो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो जल्दी से इसकी स्ट्रक्चर बेटा एक बार वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश करो, साथ साथ बनाओगे, याद होगा, समझ में आएगा कि भाई एग्जैक्टली चल क्या रहा है, हमने यहाँ पे किया क्या है। सिंपल स्ट्रक्चर से बेटा, और जब क्वेश्चन सीधा सीधा आना होता है ना, तो इन स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, मैं इसकी स्ट्रक्चर आपको बनवा के दिखा देती हूँ। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो ये है हमारे पास लीनियर SO3, जिसे हम बीटा SO3 बोलते हैं। क्लियर बेटा, अल्फा SO3, that is alpha SO3 is similar to beta SO3, but it has chains cross linked to layers। यहाँ पे क्या था बेटा, यहाँ पे लगभग सेम ही तो है, यहाँ पर ये चेन फॉर्म में है, क्रॉस लिंक्ड, पॉलीमर पढ़े ना आपको, एक होता है लीनियर, क्रॉस लिंक फॉर्म में कनेक्टेड है, तो दैट इज मोस्ट स्टेबल। अगर कभी पूछ लिया जाए तो ये लीस्ट स्टेबल होता है, और इसकी अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है बेटा, दैट इज मोस्ट स्टेबल। क्लियर बेटा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी चलो लिखा ही हुआ है, अल्फा SO3 एज कंपेयर टू बीटा एंड एज कंपेयर टू गामा। क्लियर, तो गड़बड़ हो गई बच्चों, सॉरी, ये गामा है, मेंशन कर रही हूँ बेटा, कंफ्यूजन हो गया था।
दैट इज गामा SO3, दैट इज बीटा SO3। अल्फा SO3 जो होता है वो जस्ट सिमिलर टू बीटा SO3 होता है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन होल पॉइंट्स। SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड 3 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। तीनों के केस में डिफरेंस क्या है? जो गामा SO3 है वो साइक्लिक फॉर्म में होता है, जो बीटा SO3 है वो लीनियर पॉलीमर बनाता है, और जो अल्फा SO3 है वो हमारे पास क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर फॉर्म में होता है, जस्ट सिमिलर होता है बीटा SO3 जैसा। और इन तीनों में अगर स्टेबिलिटी की बात करें, सबसे ज्यादा स्टेबल अल्फा SO3 होता है, जो कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर फॉर्म में होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद बीटा SO3, जिसको हमने ये वाली बात की बेटा, जिसका हमने अभी जिक्र किया, और उसके बाद हमारे पास आता है बेटा गामा SO3। ये इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, और तीनों फॉर्म में दैट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्लियर बेटा? नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज SeO3। तो SeO3 भी साइक्लिक टेट्रामर बनाता है। बेटा इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल बनाओ उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया था। किसका किसका बेटा? अभी बनाया था मैंने। किसका बनाया था? अभी बनाया था मैंने SO3 का। तो बिल्कुल SeO3 का आप इधर भी बना सकते हो। तो अगर मैंने टेट्रामर बोल रही हूं, यानी कि मैंने क्या किया, ये जो SeO3 N होता है उस N की जगह 4 रख दिया। टेट्रामर बोला ना, 4 मोनोमर यूनिट्स, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? Se4O12। क्या हो गया बेटा? Se4O12। कैसे बनाओगे? साइक्लिक बोला है, बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने H2SO4 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 लिखा था ना, तो वहां पे सल्फर की जगह सेलेनियम लिख दो, अपने आप स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो देखो बेटा, सेलेनियम डबल बॉन्ड O, सेलेनियम डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, फिर सेलेनियम डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, फिर सेलेनियम डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, फिर सेलेनियम डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन। ये हो गया हमारे पास Fe4O12 का स्ट्रक्चर। ठीक है। नेक्स्ट बेटा, SeO3 एग्जिस्ट करता है साइक्लिक टेट्रामर की फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में। वहीं पे जो सॉलिड TeO3 है उसका स्ट्रक्चर भी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा? नेटवर्क फॉर्म में स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। तो हमने अभी तक क्या बात की है? ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, O3, SO2, SeO2, TeO2, इन सब का जिक्र किया। फिर हमने ट्राइऑक्साइड्स के बारे में बात की ऑन द बेसिस ऑफ जब ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ट्राइऑक्साइड्स बनाते हैं, कंपैरेटिवली कोवेलेंट होते हैं, ज्यादा एसिडिक होते हैं। रीजन एकदम समझ में आया। टेंडेंसी जो होती है ट्राइऑक्साइड की डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है, क्योंकि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। ट्राइऑक्साइड्स में इंपॉर्टेंट थे SO3। SO3 की अगर हम बात करें तो अल्फा बीटा गामा 3 फॉर्म्स होती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबल अल्फा होती है, देन बीटा होती है, देन गामा होती है। गामा SO3 जो होता है वहां पर एक साइक्लिक ट्राइमर होता है SO3 का। स्ट्रक्चर बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, 3 H2SO4 लिखो, बीच में से पानी निकाल दो, SeO3 का ट्राइमर बन जाएगा। किसी का भी टेट्रामर बनाना है तो वही हमने यहाँ किया, सेम एज इट इज। बीटा SO3 में क्या होता है? लीनियर बना दो, बीच में से पानी निकाल दो। और अल्फा में क्या होता है? बिल्कुल वैसा ही होता है, बीटा जैसा। डिफरेंस होता है कि वहां पर क्रॉस लिंक पॉलीमर फॉर्म में वो कनेक्ट होते हैं। याद हुआ बेटा? बस इतना पढ़ा है अभी, तो स्टोरी रिपीट कर दी मैंने अभी तक की। बढ़ते हैं आगे की तरफ बेटा, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। हम पहले कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, मेरी इच्छा थी कि पहले हम ऑक्सी एसिड्स पढ़ लें, क्योंकि ऑक्सी एसिड्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है वहां से। लेकिन मैंने पहले ही बोला, टेस्ट पेपर इस तरीके से देना, जितना पढ़ गया उसमें से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जो नहीं है उसको लेकर घबराना मत। ऑक्सो एसिड्स मोस्ट प्रोबेबली आप क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि हम फॉस्फोरस के थोड़े बहुत डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या है बेटा? ये भी हमारे पास एक ऑक्साइड है। किसका ऑक्साइड है बेटा? सल्फर का। अब इस केस में हम फॉर्मेशन कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन में सबसे पहली प्रिपरेशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कि उसे लैब में कैसे बनाया जाता है। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूं तो सल्फर का ऑक्सीडेशन करा दोगे तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा? इसी का फॉर्मेशन करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड का।
और कैसे फॉर्मेशन होता है बेटा, जो हमारे पास सल्फाइड्स होते हैं, सल्फाइड्स फॉर एग्जांपल Na2SO3 भी हो सकता है, CaSO3 भी हो सकता है। इनकी रिएक्शन हम करा देते हैं एसिड्स के साथ, लाइक HCl हो गया, H2SO4 हो गया। एग्जाम्पल में मैं रिएक्शन लिख के समझा देती हूँ। मान लो Na2SO3 की रिएक्शन हमने कराई किसके साथ, HCl के साथ। रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहे हैं क्योंकि रिएक्शन बैलेंस नहीं भी होगी तो चल जाएगी, रिएक्शन बैलेंस करना हमको आता है, रिडॉक्स रिएक्शन में हमने सीखा है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये टूटता है SO3-2 फॉर्म में, ये टूटता है Na+ फॉर्म में, और ये एसिडिक मीडियम है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड फर्दर डिसोसिएट होता है और यहाँ से फॉर्मेशन करता है H+ और OH- मिलकर H2O का फॉर्मेशन करते हैं। SO2 यहाँ से बन जाता है इन द फॉर्म ऑफ गैस, और बच क्या गया बेटा, यहाँ से बच गया Na+, यहाँ से बचा Cl-, तो साथ में NaCl एज अ बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर वहीं पे हमने कैल्शियम सल्फाइड लिया इसके साथ तो फिर CaSO4 निकल जाएगा। बाकी दो प्रोडक्ट्स तो फिक्स हैं कि यहाँ पर SO2 का फॉर्मेशन होगा। तो SO2 को हम बना सकते हैं सल्फाइड्स ऑफ सोडियम और कैल्शियम से। नेक्स्ट प्रिपरेशन का अगर मैं जिक्र करूं बेटा, इंडस्ट्रियल लेवल पे इसको कैसे बनाया जाता है, याद करो बेटा मेटलर्जी चैप्टर। मेटलर्जी चैप्टर में क्या पढ़ाया था, किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम इट्स ओर, तो उसके लिए हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स थी। नंबर 1 क्या करते थे, पल्वराइजेशन, ओर को प्योर करते थे। ओर को प्योर करने के बाद हम क्या करते थे, ओर को प्योर करने के बाद हम उस ओर को पहले उस ओर को कलेक्ट करके पीस लेते थे, पल्वराइजेशन, फिर ओर को प्योर करते थे। ओर को प्योर करने के बाद उस ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते थे, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग। तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था, रोस्टिंग पढ़ा था। रोस्टिंग क्या होता है, जब इन द प्रेजेंस ऑफ O2 आप उस ओर को O2 के साथ रिएक्ट करवाओ, राइट। तो वहां पर मैंने क्या बोला था कि हम क्यों करवाते हैं ये स्टेप, सल्फाइड ओर्स को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए। तो वहां से ऐसा बाय प्रोडक्ट क्या निकलता था बेटा, बताया था मैंने, SO2 गैस का फॉर्मेशन होता है जो कि नॉन वॉलेटाइल होती है। इसीलिए बाद में रिडक्शन करवाने के लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट जो यूज करते थे ऑक्साइड ओर के साथ यूज करते थे, ना कि सल्फाइड ओर के साथ। क्लियर बेटा, तो ये वही रिएक्शन है, ये हमने पढ़ा हुआ है। FeS2 की रिएक्शन O2 के साथ कराइए सल्फाइड ओर के साथ, तो यहाँ से क्या हुआ, जो भी हमारे पास इम्प्योरिटीज थी, जो भी हमारे पास नॉन मेटल की इम्प्योरिटीज थी, वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाती हैं गैस में। क्लियर, तो इसीलिए हम रोस्टिंग मेथड प्रेफर करते थे, ये इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। बात करते हैं बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की। SO2 की अगर मैं बात करूं बेटा, तो SO2 जो है, SO2 गैस जो है, ये एक कलरलेस गैस है। क्या है बेटा, ये कलरलेस गैस है, जिसकी स्मेल कैसी होती है बेटा, पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल मतलब तीखी तीखी स्मेल, चुभने वाली आंखों को। अब स्मेल भी इसकी तीखी सी स्मेल होती है, वो आंखों को चुभने वाली, मैं प्याज की वो जो काटने पर वो आती है ना, उसकी बात कर रही थी। हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्यूबल होता है और दोनों की तरह बिहेव करता है। दोनों की तरह मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा सल्फर डाइऑक्साइड जो है, यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज होती है -2 से +6। इसमें हमें कोई शक नहीं है। तो अगर ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज भी हो सकता है +6 तक और रिड्यूस भी हो सकता है -2 तक। तो अगर ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों हो सकता है यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। नेक्स्ट बेटा इसकी रिएक्शन, SO2 की रिएक्शन वाटर के साथ कराएं, सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराएं तो फॉर्मेशन होता है H2SO3 का। इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरस। सल्फ्यूरस, ये याद रखना बेटा, उधर भी बताया था, जब जब रस लग जाता है तो फिर कम ऑक्सीजन होती है, कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होता है। यानी कि रस मतलब 3 ऑक्सीजन होंगी, याद करने का तरीका बता रही हूँ। और अगर सल्फ्यूराइल है, ये तो खैर याद ही करना है, इसी SO2 की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई बेटा, जब वाटर के साथ कराई तो इसने H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन कर दिया। और जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ बेटा, क्लोरीन के साथ,
SO2 की रिएक्शन क्लोरीन के साथ, तो ये फॉर्मेशन करता है SO2Cl2 का, दैट इज सल्फ्यूराइल क्लोराइड। क्या बेटा? सल्फ्यूराइल क्लोराइड। इसी SO2 की रिएक्शन अगर हम O2 के साथ कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 कैटलिस्ट, तो ये फॉर्मेशन करते हैं SO3। हम जब एसिड पढ़ेंगे ना सल्फर के, सल्फ्यूरिक एसिड को हम डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि उसकी प्रिपरेशन भी डिस्कस करेंगे। तो ये उसकी प्रिपरेशन की स्टेप्स होती हैं, जहां पर हम क्या करवाते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हैं। तो ये स्टेप होता है हमारे पास कि सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 कैटलिस्ट। ये V2O5 यहाँ पे काम कर रहा है कैटलिस्ट का, तो हम बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी है SO2 गैस की कि इसको हम यूज करते हैं SO3 बनाने के लिए, जो आगे जाकर फर्दर यूज होता है H2SO4 की प्रिपरेशन में। नेक्स्ट बेटा, जब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को SO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, क्योंकि भाई प्रॉपर्टीज तो हर तरीके की होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, ऊपर कलरलेस होता है, पंजेंट स्मेल होती है, हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करता है। क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, हैलोजन के साथ तो सल्फ्यूराइल क्लोराइड बना देता है, ऑक्सीजन के साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देता है, और बेस के साथ जब ये रिएक्ट करता है, अल्कली के साथ जब ये रिएक्ट करता है, तो ये Na2SO3 का फॉर्मेशन करता है, जिसकी अपीयरेंस कैसी होती है बेटा, मिल्कीनेस अपीयरेंस होती है इसकी। और जब यही सोडियम सल्फाइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ फर्दर SO2 की प्रेजेंस में, तो फॉर्मेशन करता है सोडियम बायसल्फाइड का। यहाँ पर मिल्कीनेस क्या हो जाती है बेटा, डिसअपियर। तो ये एक ब्लीचिंग एजेंट का काम भी करता है, ठीक है। क्लोरीन भी ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, ये भी ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। तो ये इसने क्या किया, पहले मिल्कीनेस आया और फिर वो मिल्कीनेस डिसअपियर हो गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट SO2। क्लियर बेटा? ये रिएक्शंस ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, देख लो समझ लो एक बार। नेक्स्ट बात करते हैं इसी सल्फर डाइऑक्साइड की। हमने बोला रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है दैट reduces others and get oxidized itself। दूसरों को तो रिड्यूस करता है और खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान से देखेंगे बेटा, SO2 प्रेजेंट है, SO2 की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी है, +4, SO4 -2 में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट +6, यहाँ पर Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसने क्या किया बेटा, +3 से +2 में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि इसने इसका क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, क्योंकि खुद क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज, और इसने इसको क्या कर दिया, रिड्यूस। नेक्स्ट रिएक्शन देखना बेटा, यही SO2 MnO4- हमने पढ़ा हुआ है कि MnO4 जिसे कहते हैं पिंक पर्पल कलर का होता है, इंडिकेटर का काम करता है। इसकी रिएक्शन हमने कराई SO2 के साथ, यहाँ पे सल्फर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसने Mn को कन्वर्ट कर दिया +2 में, तो क्या किया, इसका रिडक्शन कर दिया और खुद क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडाइज हो गया। तो इसने एक पिंक कलर के कंपाउंड को कलरलेस में कन्वर्ट कर दिया। तो एक तरीके से ये ब्लीचिंग एजेंट का काम भी कर रहा है कि ये उस सब्सटेंस को कलरलेस कर रहा है, उस केमिकल को कलरलेस कर रहा है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है, जहां पर ये खुद ऑक्सीडाइज होता है और साथ वाले को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट बेटा, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं, समझना फिर याद रखना इजी हो जाएगा। भाई सल्फर डाइऑक्साइड हमने इसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करता है। क्लियर? अगर ये दोनों का काम करता है तो हमें बस देखना क्या है कि जिसके साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। क्लियर? क्या देखना है, वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो अगर वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो ये उसे रिड्यूस कर देगा। जैसे कि यहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या था बेटा, SO2 था,
यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 थी और यहाँ था मेटल सल्फेट, सल्फर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये तो रिड्यूस नहीं हो सकता। लेकिन आयरन यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था। अगर आयरन यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो सल्फर डाइऑक्साइड किसकी तरह बिहेव करता है जी? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी। लेकिन जो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसको क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो जब Fe+3 में था तो उसने सल्फेट के साथ फेरिक सल्फेट बनाया, और जब Fe को ये +3 से +2 में कर देगा तो ये क्या कंपाउंड बनाएगा? FeSO4। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा, लेड ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो अब इस केस में लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितनी है बेटा? +4। क्या करेगा? इसे रिड्यूस करेगा। कहां से बिलोंग करता है? कार्बन फैमिली से। लेड अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस कर देगा, क्या बना देगा? सल्फेट बना देगा। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, क्या कर दिया? रिडक्शन। SnCl2 में Sn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। अब इस केस में ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ये बिहेव करेगा अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। इसने SnCl2 को कन्वर्ट कर दिया SnCl4। किसकी तरह बिहेव किया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। Hg2Cl2 HgCl4 बना दिया, किसकी तरह बिहेव किया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। मैग्नीशियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, +2 में चला गया, किसकी तरह बिहेव किया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैग्नीशियम सल्फाइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। पोटेशियम मेटल्स के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, जो यहाँ पर लिखी हुई है, दैट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये Ca कैल्शियम सल्फाइड का फॉर्मेशन करेगा, मिल्कीनेस सॉल्यूशन अपीयर होगा, और एक्सेस ऑफ SO2 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम बायसल्फाइड का फॉर्मेशन होगा। ये मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाएगी क्योंकि ये ब्लीचिंग एजेंट का भी वहां पर काम करेगा। क्लियर बच्चों? देख लो एक बार ये रिएक्शन, वीडियो पॉज करके। लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। नेक्स्ट देखो बेटा, ओजोन। क्लियर? नेक्स्ट कंपाउंड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस कंपाउंड का नाम है दैट इज ओजोन। इस ओजोन की अगर हम बात करें तो ये ओजोन क्या है जी? ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं बेटा जो ऑलरेडी हमने 10th क्लास में एक ना एक बार पढ़े हुए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पी ब्लॉक में तो हमें इन्हें पढ़ना ही पढ़ना है। ओजोन जो है बेटा ये एक एलोट्रॉप है ऑक्सीजन का। क्या है बेटा? एलोट्रॉप, एक फॉर्म है एक तरीके से ऑक्सीजन की, और इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि ये एटमॉस्फेयर में सी लेवल पे तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। कहां पर? एट हाइट ऑफ 20 किलोमीटर अबव सी लेवल ये एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, वो भी किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ध्यान रखना, एक तरीके से ऑक्सीजन क्या है बेटा? ओजोन क्या है? जिसे हम O3 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है? इट इज अ एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए ये एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट ही नहीं करता सी लेवल पे। इसे हम कहां फॉर्म करते हैं? एट हाइट ऑफ 20 किलोमीटर अबव सी लेवल फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लियर? इसका फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा? ओजोनाइजर की हेल्प से साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अब ये साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है? देखो बेटा, आपने O2 के बारे में आज तक क्या पढ़ा कि भाई O2 जो है वो आग लगाने का काम करता है। O2 जो है वो आग लगाने का काम करता है और बिना O2 के आग लग नहीं सकती। अब उसी O2 की रिएक्शन हम करा रहे हैं, देख लो, लेकिन साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की चिंगारी भी ना निकले और हमने उसको एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी दिया, करंट भी दिया, चिंगारी ना निकले, आग लग जाएगी ना नहीं तो। क्लियर? तो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बहुत ही कम, तो यहाँ से 10% ओजोन का फॉर्मेशन होता है, जहां पे 90% फिर भी O2 एग्जिस्ट करती है। अब अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं बेटा, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे रहे हैं तो हम हीट तो कर ही रहे हैं, हीट कर रहे हैं, दैट मीन्स हीट रिक्वायर्ड है, तो डेल्टा H दिख रहे हो, एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है, यानी कि ये रिएक्शन कैसा है बच्चों? ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है।
कैसा है बेटा, रिएक्शन एंडोथर्मिक है। अब इस केस में अगर ये डेल्टा एच पॉजिटिव है, बेटा जरा बताना डेल्टा एस कैसा है। तो डेल्टा एस देखना आता होगा, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज को बोलते हैं। और अगर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दे रखी है तो उसका डेल्टा एच हम कैसे देखते हैं, डेल्टा एस डेल्टा एनजी से, याद है। तो डेल्टा एनजी क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट साइड जो O3 है उसके मोल्स कितने हैं 2, रिएक्टेंट साइड जो O2 है उसके मोल्स कितने हैं 3, 2 माइनस 3 करेंगे तो कितना आया -1। तो यानी कि डेल्टा एस नेगेटिव है। अब एक बात बताना बेटा, हमने पढ़ा हुआ है डेल्टा एस कैसा है, नेगेटिव है। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हो, डेल्टा एस नेगेटिव हो, तो डेल्टा जी कैसा होगा, डेल्टा एच बराबर डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, माइनस टी डेल्टा एस, माइनस माइनस ओवरऑल स्लोप कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, डेल्टा एस पॉजिटिव। तो डेल्टा जी कैसा आएगा इस रिएक्शन का, डेल्टा जी इस रिएक्शन का पॉजिटिव आएगा। और जब डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस, इवन हाईली नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो ये ओजोन होता है ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। समझ आ गया होगा, क्योंकि जब इसका फॉर्मेशन किया तो डेल्टा एच पॉजिटिव आया। अरे नहीं समझ आ रहा हो तो बता दूं, आपने पढ़ा है ना बेटा थर्मोडायनेमिक्स, मैंने कहा ना इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में भी घुसता है और फिजिकल में भी, आपने बिल्कुल पढ़ी है ये रिएक्शन गिब्स फ्री एनर्जी की, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। पढ़ा है नहीं पढ़ा यार। और आपने पढ़ा था कि जब डेल्टा एच इन जनरल नेगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, क्योंकि जहां जहां एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज कब होगी, अट्रैक्शन होगा, स्टेबिलिटी होगी, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, पॉसिबल है। जब जब डेल्टा एस पॉजिटिव, जब एंट्रोपी पॉजिटिव होती थी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती थी, और डेल्टा जी नेगेटिव होता था तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती थी और तब थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी बनती थी। लेकिन जब हमने O3 से O2 से O3 का फॉर्मेशन किया, जब हमने O2 से O3 का फॉर्मेशन किया तो इस रिएक्शन के लिए हमने पहले ही पढ़ लिया डेल्टा एच पॉजिटिव। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव तो रिएक्शन हो गई भाई सीधा सीधा नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर। डेल्टा एस की अगर मैं बात करूं तो 2 माइनस 3 ये नेगेटिव आ रहा है, एंट्रोपी अगर नेगेटिव आ रही है तो रिएक्शन कैसी हुई बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस। बिल्कुल। तो भाई डेल्टा जी तो हाईली नेगेटिव हाईली पॉजिटिव आएगा, यानी कि रिएक्शन कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो कैसे कह दें जी थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, इसीलिए बेटा ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू O2। डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन टू O2 इज हाईली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जो हम डिकम्पोजिशन कराते हैं ना O3 से O2 का, ये हाईली स्पॉन्टेनियस होता है क्योंकि डेल्टा जी इज नेगेटिव। अच्छा O3 से O2, हाँ O3 से O2 तो जल्दी बन जाएगा ना बेटा, देखो इधर देखो, वापस आ जाते हैं। इस रिएक्शन को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो रिएक्शन तो यही रहेगी, डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाना है, डेल्टा एच नेगेटिव हो जाना है, क्योंकि इफ रिएक्शन गेट रिवर्स्ड, डेल्टा एच के फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग पढ़े थे ना, जितनी रिक्वायर्ड थी अब उतनी रिलीज होगी, डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा जी हाईली नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए O3 से O2 का फॉर्मेशन इज हाईली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्लियर बेटा। O3 से O2 का फॉर्मेशन ड्यू टू ईज टू रिलीज नेसेंट ऑक्सीजन, ओजोन एक्ट एज, ये क्या रिलीज करता है बेटा, नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। और ये नेसेंट ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होती है इस ओजोन के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिहेव करने के लिए। तो यहाँ पर ये किसका फॉर्मेशन करता है, नेसेंट ऑक्सीजन। हमने हाइड्रोजन चैप्टर में जैसे नेसेंट हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा था ना, बेबी हाइड्रोजन एक तरीके से, ये वही नेसेंट ऑक्सीजन है। क्लियर बेटा। ये देख लो एक बार, नोट डाउन कर लो पॉज करके वीडियो, ठीक है। तो ये इसके प्रिपरेशन, इसके थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी के कुछ पॉइंट्स हैं।
नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटा, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं दैट इज इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। लाइक हमने अभी कहा कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो क्या करेगा, साथ वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा। तो यहाँ पर लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, यहाँ पे कितनी है +2, इसकी 0। यहाँ पर अब देखो ओजोन O2 में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने नेसेंट ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट नहीं किया है। ये क्या करेगा, साथ वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। यहाँ पे ये -1 से 0 में जा रहा है आयोडीन। तो यहाँ पर इन रिएक्शन में ओजोन एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसकी वजह से बेटा, नेसेंट ऑक्सीजन के फॉर्मेशन की वजह से। नेक्स्ट बेटा ये रिएक्शन है। मैम क्या ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है? यस बेटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिएक्शंस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बता रही है ओजोन की, क्योंकि वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। पोटेशियम आयोडाइड जिसे हम स्टार्च कहते हैं, इसकी रिएक्शन हम कराएं ओजोन की प्रेजेंस में। क्लियर? तो ये दोनों रिएक्शन आपने रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में पढ़ी होंगी, जब आपने पढ़ा होगा रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री मेथड पढ़े होंगे बेटा टाइट्रेशन के, जहां पर दोनों में यही डिफरेंस होता है कि जब हम बात करते हैं आयोडोमेट्री मेथड की, टाइट्रेशन करवाते हैं, तो उस केस में हम पहले रिएक्शन करवा देते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ, और फिर उस पोटेशियम आयोडाइड से जो हमारे पास आयोडीन रिलीज होता है उसे हम यूज करते हैं वहां पर रिएक्शन करवाने के लिए। और वहीं पे जो आयोडीमेट्री मेथड था, आयोडीमेट्री मेथड में सीधे हाइपो सॉल्यूशन यूज करते हैं, आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं और वो फॉर्म करता है। तो ये आयोडीमेट्री। दीज रिएक्शंस आर ऑलरेडी डिस्कस्ड इन रिडॉक्स टाइट्रेशन। मैम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले ये जो ओजोन बना, इससे जो आयोडीन बना, ये आयोडीन यूज होता है हाइपो सॉल्यूशन के साथ। तो ये रिडॉक्स टाइट्रेशन के कुछ पॉइंट्स हैं, रिकॉल कर लेते हैं। आयोडीन लिबरेटेड, इस आयोडीन की बात हो रही है, कैन बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट सॉल्यूशन ऑफ सैचुरेटेड सोडियम हाइपो सॉल्यूशन। किसे बोलते हैं बेटा, Na2H2O3, दैट इज Na2H2O3, दैट इज सोडियम हाइपो सॉल्यूशन। O3 की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, बिल्कुल यहां से क्वेश्चन बन जाता है, जब ये गैसियस स्टेट में होता है दैट इज अ पेल ब्लू गैस, लिक्विड स्टेट में ये डार्क ब्लू लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करता है, और सॉलिड स्टेट में ये वॉयलेट ब्लैक सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करता है। क्या बेटा, वॉयलेट ब्लैक सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करता है। इसकी एक पर्टिकुलर स्मेल होती है, और जब ये लो कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, तो ये हार्मलेस होता है, एज फर्दर कोई हार्म नहीं करता। लेकिन अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10 ppm से ज्यादा हो एटमॉस्फेयर के अंदर, तो इसकी वजह से हेडेक होने लगता है, नोजिया, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है। नोजिया क्या होता है, सर में दर्द होना, ठीक है, वॉमिटिंग जैसा फील होना, जो हाई एल्टीट्यूड्स पे जाने पर आप फील करते हो। तो ऑलरेडी 20 किलोमीटर अबव सी लेवल ये प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई इसकी प्रेजेंस, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ऊपर ज्यादा होती है, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आप फेस करते हो। तो जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10 पार्ट्स पर मिलियन से ज्यादा होती है, उस केस में ये हमारे लिए हार्मफुल होता है, हेडेक होता है, ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, नोजिया प्रॉब्लम होता है। ठीक है, दैट इज यूज्ड इन, फॉर एग्जाम्पल, NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सुपरसोनिक जेट प्लेन्स में इसको यूज करते हैं जब ओजोन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर डिप्लीशन होता है ओजोन का और NO2 गैस का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक ब्राउन गैस है। क्लियर बेटा? यहाँ पे वीडियो पॉज करो और नोट्स नोट डाउन करो।
बेटा अगर आपको याद हो तो हमने नाइट्रोजन फैमिली में ना एनहाइड्राइड्स पढ़े थे, मिक्स्ड एनहाइड्राइड, सिंपल एनहाइड्राइड। तो अगर क्वेश्चन रिवर्स आ जाए तो भी आप उसका आंसर बता सकते हो। जैसे कि नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड से मिलकर हमारे पास N2O3 का फॉर्मेशन हुआ था। तो N2O3 में अगर मैं पानी मिलाऊंगी तो कौन से दो एसिड बनेंगे ये आपको पता होना चाहिए। N2O4 किससे मिलकर बना था। तो ये नोट्स जो हमने लिखे उनको अच्छे से रिकॉल करना बेटा, रिवाइज करना, ठीक है। उसके बाद आप आने वाला टेस्ट देना। अभी ये लिख लिया होगा बेटा। एक और कंपाउंड O2 भी डिस्कस कर लेते हैं आज, ओजोन की केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद। ऑक्सो एसिड्स हमारे अभी पेंडिंग है, ठीक है, लेकिन उसकी ट्रिक्स लगभग वही है जो हमने सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड में डिस्कस किया था। जितने क्वेश्चन बने उतने करना, ना बने घबराना मत, पहले ही बोल रही हूँ बेटा, ठीक है। तो अच्छे से नाइट्रोजन फैमिली और जितनी ऑक्सीजन फैमिली हमने पढ़ ली है रिवाइज करके अच्छे से टेस्ट पेपर देना बेटा, ठीक है। अच्छे से बढ़ते हैं बेटा आगे की तरफ, अगर ये आपने लिख लिया हो। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ओजोन की स्ट्रक्चर की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी, कर लेते हैं। अगर मैं ओजोन की स्ट्रक्चर की बात करूं तो 3 ऑक्सीजन होते हैं। ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा हुआ है, फिर भी यहां भी पढ़ सकते हैं, कोई मना तो है नहीं है। तीनों ऑक्सीजन एटम के पास क्या है बेटा, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास भी। ये जो हमारे पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बनाने का तरीका कुछ ऐसा हो कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इसने एक अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, तो ये दूसरा इसके साथ क्यों नहीं कर रहा मैम। बेटा अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा तो ये दोनों, ये तीनों, ये दोनों सराउंडिंग एटम हमेशा के लिए 7 इलेक्ट्रॉन वाले रह जाएंगे, और हमें इनको सराउंड करना है 8 इलेक्ट्रॉन से ताकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो इसका एक और इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर दिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, हाँ जी, ये भी सराउंडेड 8 इलेक्ट्रॉन से, ये भी सराउंडेड 8 इलेक्ट्रॉन से। और क्या सिखाया था, जैसे ही सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है तब जन्म लेता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इधर देगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो, क्योंकि देखने को हमेशा ये सिंगल बॉन्ड दिखता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाते, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेकेंड पीरियड एलिमेंट बना रहा है तो वो हमें इन द फॉर्म ऑफ सिंगल बॉन्ड दिखेगा। तो ये किस तरीके से एग्जिस्ट करता है बेटा, देखना, ये ऐसे तो एग्जिस्ट करता ही है और ये इस तरीके से भी एग्जिस्ट करता है। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, दैट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। क्लियर। तो ये मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है, स्ट्रक्चर बनाना हमको पहले से आता था, ये एक जस्ट क्विक रिवीजन है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, दैट इज ओजोन की कुछ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ओजोन की केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इनमें से कुछ रिएक्शन हमने पढ़ी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल याद करो, यही ओजोन जब आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा था, ऑर्गेनिक में पढ़ा था तो आपने पढ़ा है ना, आपने एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा और एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन में पढ़ा होगा। ओजोनोलाइसिस 2 प्रकार के होते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। क्या करते थे, पाई बॉन्ड को ब्रेक करते थे, दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड ओ लगा देते थे। तो ये ओजोन की केमिकल प्रॉपर्टी हुई ना, क्या हुई जी, ये हमारे ओजोन की क्या हुई बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो लिख देते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा जी, सिंपली ओजोन की सारी रिएक्शंस देख लो। क्या ये रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है, बिल्कुल पढ़ी हुई है यार, याद करो, याद करो बेटा, ओलो ओलो निकल लो, नहीं करते थे, प्रूफ करके बता देते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन कराते थे, एरो पे लिखा हुआ होता था ओजोन और सेकंड पॉइंट लिखा हुआ होता था जिंक H2O। तो ये क्या करता था, ये करता था रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। एक ही तो डिफरेंस होता था ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में क्या करना था, बस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना था, दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड O देना था।
यही करना था, तो बस कर देते हैं बेटा। सी क्या बन जाएगा, H2C डबल बॉन्ड हो प्लस H2C डबल बॉन्ड हो। अगर यही रिएक्शन सिर्फ ओजोन के साथ हो रही होती, अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस हो रहा होता, तो उस केस में एल्डिहाइड फर्दर एसिड में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पे कीटोन बनता, कीटोन कीटोन ही रहता। याद है ना बेटा, ऑक्सीजन की कीटोन के फॉर्मेशन के लिए कुछ ही रिएक्शन है, लेकिन एल्डिहाइड को हम बहुत तरीके से बना सकते हैं। कीटोन में तो आपने पढ़ा होगा बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन पर एसिड्स की प्रेजेंस में, राइट। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी हुई ना ओजोन की, इसके साथ रिएक्ट करके ये बनाता है। नेक्स्ट बेटा, अगर H2O2 पर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दो तो O2 का फॉर्मेशन कर देता है। सिंपल भी हीट करो तो भी O2 बना देता है। ओजोन सिल्वर के साथ सिल्वर ऑक्साइड बना देता है। सिल्वर O2 के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन ओजोन के साथ रिएक्ट करता है। इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है ये। Hg के साथ HD मर्करी ऑक्साइड बना देता है। ये देख रहे हो Ag कितना लो रिएक्टिव मेटल है कि उसको हम ज्वेलरी में यूज करते हैं, बट ओजोन के साथ रिएक्ट कर रहा है। आयोडीन के साथ HiO3 आयोडिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। क्लियर, 0 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, यानी कि यहाँ पर ओजोन ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव किया। फॉस्फोरस नॉन मेटल के साथ एसिड बना दिया H3PO4, सल्फर के साथ H2SO4। तो जितना भी ओजोन है नॉन मेटल्स की एलिमेंट्स के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो एसिड्स का फॉर्मेशन कर रहा है। +2 था +3 में कर दिया, तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि क्या कर रहा है, एल्कीन से एल्डिहाइड बना रहा है। देख लो बेटा, नोट डाउन कर लो, इजी सी प्रॉपर्टीज है और इंपॉर्टेंट भी है। देख लो बेटा एक बार अच्छे से और याद कर लो। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करते हैं। इसके बारे में हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं मैम कि ये कैसे एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है O2 फॉर्म में, और एटमॉस्फेयर में इसकी अकरेंस बहुत ज़्यादा होती है। इसकी अगर प्रिपरेशन की बात करें तो ये प्रिपरेशन भी हमने बहुत बार पढ़ी हुई है, ये रिएक्शंस हमने बहुत बार पढ़ी हुई हैं। हमने थर्मल डिकम्पोजिशन बहुत बार करवाया है क्लोरेट्स का। तो जब हम ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट्स, वो सॉल्ट्स जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लाइक कार्बोनेट्स हो गया, ठीक है, लाइक कार्बोनेट्स, अब उसमें ऑक्सीजन किस तरीके से प्रेजेंट है, तो फॉर एग्जांपल क्लोराइड्स नहीं बेटा, क्लोरेट्स होगा ये। जो क्लोरेट्स होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं, परमैंगनेट्स होते हैं, जब इनका हम डिकम्पोजिशन कराते हैं, यानी कि जब हम इनको हीट करते हैं, तो ये फॉर्मेशन करते हैं O2 का। तो ये इसकी एक प्रिपरेशन है। क्या ये केमिकल रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेटा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। तो जब इस KClO3 को हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2, तो O2 का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हैवी मेटल ऑक्साइड। जितने भी हैवी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जब हम उन्हें क्या करते हैं बेटा, हीट करते हैं। जब हम हैवी मेटल ऑक्साइड्स को हीट करते हैं तो भी हमारे पास किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, जब भी हम हैवी मेटल ऑक्साइड्स को हीट करते हैं तो भी हमारे पास यहाँ से फॉर्मेशन होता है किसका, दैट इज O2 गैस का। जैसे कि Ag2O सिल्वर ऑक्साइड है, मरकरिक ऑक्साइड है, Pb3O4 है, लेड ऑक्साइड है। हीट किया, क्या मिला बेटा, मेटल मिल गया, यहाँ से Ag, यहाँ से Hg, यहाँ से लेड ऑक्साइड, यहाँ से लेड ऑक्साइड, और साथ में सब ने O2 गैस का फॉर्मेशन किया। क्लियर, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेटा, बिल्कुल यहाँ पर ये प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास बेटा, ये हमारे पास हो गया बेटा प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें बेटा, तो ऑक्सीजन से हमारे पास क्या बनते हैं, ऑक्साइड्स बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा, ऑक्साइड्स बनते हैं।
ऑक्साइड्स अलग अलग तरीके के बनते हैं, तो ये प्रिपरेशन थी बेटा बाय डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। तो यहाँ से फॉर्मेशन होता है H2O और O2 का इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2 कैटलिस्ट। इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, क्योंकि H2O2 से भी O2 को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या बेटा, दैट इज लार्ज स्केल पे कैसे बनाया जाता है, जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है। हाइड्रोजन चैप्टर में हमने इसको पढ़ा, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसको पढ़ा है, ठीक है। क्या इंडस्ट्रियल स्केल में बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं लिक्विफाइड एयर का। दोनों पॉइंट को समझा देती हूँ बेटा, हालांकि आपको दोनों पता है इसलिए शॉर्ट में लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है बेटा, वाटर का। आपके पास इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है वाटर, और इसके अंदर एक लगा हुआ है कैथोड रॉड जो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, एक लगा हुआ है एनोड रॉड जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, और ये आपस में कनेक्टेड है इस तरीके से। जब इस H2O में करंट पास आउट किया, जब इस H2O में करंट पास आउट किया तो ये कन्वर्ट हो गया H+ और OH- आयंस में। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट the deposition of oppositely charged ions towards oppositely charged electrodes is known as electrolysis। अब यहां पर ये H+ है, H+ क्या है, कैटायन। कैटायन किसके पास जाएगा, कैथोड के पास जाएगा। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये H+ इलेक्ट्रॉन गेन करके फॉर्मेशन करेगा कैथोड पे हाइड्रोजन गैस का। तो ये हमने हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में पढ़ा था, लेकिन ये ऑक्सीजन की भी प्रिपरेशन है। कैसे बेटा, यही OH- जाएगा एनोड के पास, ये एनायन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और यहां पर होगा ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन लूज करके यहां पर फॉर्मेशन होगा O2 गैस का। तो इसलिए हमने लिखा कि इसको लार्ज स्केल पे बनाते हैं वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करके। बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आपने ऑर्गेनिक में ये पॉइंट पढ़ा हुआ है कि जहां पर किसी के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस होता है वहां पर हम इस मेथड को यूज करते हैं। तो एयर में N2 और O2 दोनों प्रेजेंट होता है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। नाइट्रोजन फैमिली में ये पॉइंट डिस्कस हुआ था, ठीक है। तो नाइट्रोजन को भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ऑब्टेन जैसे किया था, तो O2 सेपरेट तो हो गए ना दोनों, तो यहाँ से O2 ऑब्टेन हो जाता है। दैट्स ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में बेटा, नेक्स्ट क्लास में आज नहीं, और नेक्स्ट क्लास अब हमारी मोस्ट प्रोबेबली मंडे को होगी। अगर कल हुई तो नोटिफिकेशन आज शाम को आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा रह गया है बेटा ऑक्साइड्स। कैसे बेटा, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ये टॉपिक हमारे रह गए हैं। नेक्स्ट और क्या रह गया है हमारा, नेक्स्ट हमारा रह गया है बेटा ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ठीक है बेटा, तो अभी आपको इसमें जितना कुछ मत करना, चलो मैं करवाऊंगी। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर इंपॉर्टेंट है, जैसे फास्फोरस H2SO H3PO3 था, सल्फ्यूरस H2SO3 होता है, सल्फ्यूरिक H2SO4 होता है। स्ट्रक्चर, पायरो में 2 H2SO4 में से पानी निकाल दो, पायरो बन जाता है। H2O2 निकाल दो, मार्शल एसिड बन जाता है। ऑक्सीजन को इंसर्ट कर दो, कैरोज एसिड बन जाता है। सब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और थर्ड वन हमारे पास रह गए हैं बेटा हैलाइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली और इनकी प्रॉपर्टीज। ये 3 मेजर टॉपिक्स बाकी हैं जो नेक्स्ट क्लास में कवर होंगे, लेकिन अब तक जो पढ़ा उसको रिवाइव करके आपको कमिंग टेस्ट देना है। इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आप सबका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। क्लियर, रिवीजन पूरा करके जाना बेटा, जितना हमने क्लास में पढ़ा है पूरा रिवाइज करके जाना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें ऑक्सीजन फैमिली को खत्म करते हुए नाइट्रोजन फैमिली की रीजनिंग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट।